Good morning to all. Welcome to the TSN school. Today I am going to explain class 10 science chapter number 16 sustainable management of natural resources. Today I am going to explain water and dams. वाटर इज़ अ नेचुरल हैबिटेट फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए वाटर एक नेचुरल हैबिटेट है. ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अफेक्टिंग द अवेबिलिटी ऑफ वाटर एंड द कॉजिंग पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़. ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वाटर कई हद तक पॉल्यूटेड हो रहा है. डैम्स, एडवांटेज ऑफ डैम्स, इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. कई बार ये एग्ज़ाम में आ चुका है कि डैम्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या हैं. तो फर्स्ट एडवांटेज है irrigation of crops, the second is producing electricity, and the third supplying water to towns and the cities, and the fourth is to control floods. यहाँ पर डैम्स के बहुत सारे एडवांटेज दिए गए हैं. उनमें फर्स्ट ये है कि इसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है, सेकंड इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, और इसके अलावा जो टाउन्स एंड सिटीज़ हैं उनके अंदर वाटर सप्लाई करने के लिए और बाढ़ की रोकथाम के लिए डैम्स का बनाया जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ डैम्स. डिसएडवांटेज ऑफ डैम्स क्या क्या हैं, ये लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ चुका है. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ द डैम्स. तो इसके अंदर हम 3 टाइप्स की प्रॉब्लम्स की स्टडी करेंगे. social problems, economic and the environmental problems. The first is social problems. It displays a large number of people who have to be rehabilitated. जब किसी डैम्स का निर्माण किया जाता है तो वहाँ पर रहने वाले लोगों को वहाँ से दूसरी जगह के ऊपर भेज दिया जाता है. तो उनकी जो ज़मीन है वो अपनी जो ज़मीन है वो छोड़कर चले जाते हैं. तो ये एक बहुत बड़ी सामाजिक प्रॉब्लम है कि जब भी डैम्स बनाया जाएगा तो वहाँ के जो लोग हैं और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है. सेकेंड है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. इट इज़ एक्सपेंसिव एंड यूजेज अ हग अमाउंट ऑफ अ पब्लिक मनी. जब लोग उस एरिया को छोड़कर चले जाते हैं तो उन्हें बहुत कम दाम के अंदर अपनी ज़मीन सरकार को बेचनी पड़ती है. तो इस तरीके से उन्हें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है. एंड द थर्ड इज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. इज कॉजेज द डिफॉरेस्टेशन एंड द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. कि कभी जब भी डैम्स बनाया जाता है तो उसकी बहुत सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है, जैसे कि वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होता है और जो डाइवर्सिटी है वो भी कई हद तक प्रभावित होती हैं. वाटर हार्वेस्टिंग. वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? वाटर हार्वेस्टिंग इज कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज़. वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है कि हम बारिश के पानी को आगे भविष्य में काम में लेने के लिए स्टोर करते हैं. द कॉमन मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग आर डिगिंग पिट्स, पॉन्ड्स, लेक्स, बिल्डिंग स्मॉल अर्थन डैम्स और concentric check dams and the construction of the dikes and the construction of reservoirs. इसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ रूफटॉप कलेक्टिंग यूनिट्स इन हाउस. बारिश के पानी को कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है कि जो आजकल न्यू हाउस का जो फॉर्मेशन किया जाता है उसमें सबसे ऊपर की तरफ बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए टांका बनाया जाता है. तो रूफ टॉप यानी कि छत के ऊपर जो है उन्होंने कलेक्टिंग यूनिट्स बना दी हैं. इसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइक्स हैं. इसके अलावा बिल्डिंग स्मॉल अर्थन डैम्स, तो कंसंट्रेट चेक्स डैम्स. इसके अलावा जो बिल्डिंग्स हैं उनके पास के अंदर ही डैम्स जैसा जो पार्ट है वो बनाया जाए या पिट बना दिया जाए जिसके अंदर बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाए. इसके अलावा एडवांटेज ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर. अंडरग्राउंड वाटर की क्या क्या एडवांटेज हैं? इट डज नॉट इवेपोरेट ईजिली, इट स्प्रेड्स आउट एंड द रीचेस वेल. थर्ड इज प्रोवाइड द मॉइस्चर फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स. अंडरग्राउंड वाटर की बहुत सारे एडवांटेज हैं. उसमें ये है कि जो ज़मीन के अंदर पानी जा रहा है वो ईजिली इवेपोरेट नहीं होगा. सेकंड कि जो वॉल्स का यानी कि जो कुएँ हैं और जो हैंडपम्प हैं उनका जो वाटर लेवल होगा वो भी अपग्रेड हो जाएगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा. और जो
इरिगेशन क्रॉप्स के लिए जो हम लोग इरिगेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं, उस कंडीशन के अंदर ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। इट डज़ नॉट गेट पॉल्यूटेड ईजिली, अंडरग्राउंड वाटर कभी भी ईजिली पॉल्यूटेड नहीं होता। इट डज़ नॉट प्रोवाइड द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज एंड द हाउस फ्लाइज। इसके अलावा अंडरग्राउंड वाटर के अंदर कभी भी जो मच्छर हैं वो नहीं होंगे और हाउस फ्लाइज होंगी वो नहीं होंगी। कोल एंड द पेट्रोलियम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में। कोल एंड द पेट्रोलियम आर द फॉसिल फ्यूल्स formed by decomposition of the dead plants and the animals inside the earth after several millions of the year. They are non-renewable sources of the energy. ये मैं आपको अपने फर्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इट इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड आई विल एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन प्रीवियस वीडियो फर्स्ट पार्ट में। और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कोल एंड द पेट्रोलियम जो है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, क्योंकि इन्हें वापस से बनाया नहीं जा सकता। कई थाउजेंड्स ईयर्स लगते हैं इन्हें क्या फॉर्मेशन होने में। पेट्रोलियम रिजर्व्स में फास्ट फॉर अबाउट द 40 ईयर्स एंड द कोल रिजर्व्स में लास्ट फॉर अबाउट द 200 ईयर्स। अब हमारे पास में केवल आगे के 40 सालों के लिए काम में आने वाला ही पेट्रोल बचा है और इसके अलावा जो कोयला है वो आगे के केवल 200 सालों तक ही हम काम में ले सकते हैं। कोल एंड द पेट्रोलियम कंटेन द कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड द सल्फर। कोल एंड पेट्रोलियम के बर्न होने से कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर गैसेस रिमूव होती हैं। व्हेन दे आर बर्न, जब इन्हें जलाया जाता है, दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन एंड सल्फर। जब इन्हें जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जो होते हैं वो रिमूव होते हैं, जो कि हमारी प्रकृति के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं। इसके बाद में आगे दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ ग्रीन हाउस गैस विच कॉज द ग्लोबल वार्मिंग। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड द सल्फर combines with the moisture in the air and the produce acid rain। कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जाना जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके पास में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप हो रहा है कि राइट एनी ग्रीन हाउस, राइट द नेम ऑफ द ग्रीन हाउस गैस। तो वहाँ पे आपको क्या लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड द सल्फर कंबाइंस विद द मॉइस्चर इन द एयर एंड द प्रोड्यूस एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है बेटे? एसिड रेन आपकी क्लास 8 की साइंस बुक के अंदर चैप्टर के अंदर आपको बताया गया है लास्ट 18 चैप्टर में कि एसिड रेन में जब सल्फर और नाइट्रोजन बर्न होती है तो इसके जो ऑक्साइड होते हैं वो बारिश के साथ मिक्स होके वापस से अर्थ के ऊपर नीचे की तरफ आते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पुरानी इमारतें हैं, जो बिल्डिंग्स हैं और इसके अलावा जो पुराने पुल हैं, ब्रिजेस हैं, तो उसके अंदर जो आयरन का यूज़ किया गया है वो भी कहीं हद तक उस पर नुकसान होता है। जो इमारतें हैं उन पे नुकसान होता है। जैसे कि इसका रीसेंट एग्जाम्पल आप देखें ताजमहल के बारे में, तो ताजमहल के अंदर क्या हो रहा है बेटा, ताजमहल का जो रंग है, जो कलर है, वो धीरे धीरे येलोइश होने लगा है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे रीज़न ये है कि वहाँ पे आसपास आगरा में और मथुरा में जो कि ऑयल रिफाइनरीज हैं उनका जो धुआं है वो धुआं एनवायरनमेंट में जाता है और जब बारिश होती है तो उस धुएं से क्या निकल रहा है, नाइट्रोजन और सल्फ़र के और कार्बन के ऑक्साइड्स निकल रहे हैं। तो जब ये बारिश के साथ मिलकर वापस नीचे की तरफ आते हैं तो ये वहाँ की इमारतों को और वहाँ के जो पुल हैं उनको बहुत हद तक नुकसान पहुँचाते हैं। तो ताजमहल के रंग का येलोइश होने का रीज़न भी एसिड रेन ही है। ओके, नाउ यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है, डायग्रामेटिकली आपको शो किया गया है कि यहाँ पर पॉल्यूशन हुआ है। देखिए इस तरह पॉल्यूशन हो रहा है। यहाँ पर ये इंडस्ट्रियल एरिया है, इनकी चिमनी से जो धुआं निकल रहा है।
जब इसमें क्या होता है, इसमें सल्फ़र के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, और जब ये बारिश के साथ में मिल जाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, एसिड रेन का फॉर्मेशन होता है, और ये एसिड रेन जो है वो नीचे की तरफ वापस से आती है। अभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से पुरानी इमारतों पे नुकसान हो रहा है और जो ब्रिजेस हैं, जो पुल हैं, उनके ऊपर नुकसान हो रहा है। इसके अलावा जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनकी एक बहुत लार्ज स्केल के ऊपर डेथ भी एसिड रेन की वजह से ही होती है। जब ये एसिड रेन जलाशयों के अंदर जाती हैं, पॉन्ड्स के अंदर जाती हैं, तो वहाँ का जो इकोसिस्टम होता है उसको बहुत हद तक प्रभावित कर देती हैं। उसके अंदर जो पीएच वैल्यू जो होती है वाटर की वो चेंज हो जाती है। वाटर जो है उसका मीडियम एसिडिक होने लग जाता है, जिसकी वजह से एक लार्ज स्केल के ऊपर एक्वाटिक एनिमल्स की डेथ होती है। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है एसिड रेन फॉर्मेशन, ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा इस डायग्राम की वजह से। तो बेटे आज हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16, वो फिनिश हो गया है। आई होप कि सभी टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और इसी के साथ आज हमारा जो कोर्स है वो भी कंप्लीट हो गया है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज़, आपको कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता या कोई टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर अपलोड करते हैं। मैं उसी का सल्यूशन जो है, जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उसका जो सल्यूशन है उससे रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा अब जो है हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे इसका, तो रिवीजन के वीडियोज़ जो हैं वो भी अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच बेटे।